नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार इस प्लेटफॉर्म से आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर सकें, सारी चीज़ों को अच्छे से गवर्न कर सकें, कम टाइम में रिवीजन कर सके और अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन कर सके, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सके। तो बात करेंगे दोस्तों, अब हम आप क्लास 12th के अगले चैप्टर जो कि 8वां नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो चैप्टर की शॉर्ट समरी है क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत, उससे संबंधित चीजों को हम आप समझेंगे और हम दोस्तों इसमें आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे जो भी वीडियोस हो मेरे बच्चों आपको मिलते रहे। ठीक है, तो बात करते हैं अब जो है 8वें चैप्टर की मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी मानव का जो कल्याण है वह सूक्ष्म जीव कैसे कर रहे हैं, यानी लाभ और हानि दोनों एक तरह से इसमें देखेंगे। तो बढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है हमारी लाइफ में उसको समझने के लिए। चलिए यहां बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रोल की। तो हमारे लाइफ में जो रोल है मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अधिकतर जो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हैं तथा इनका संवर्धन सरलता पूर्वक बहुत अधिक संख्या में किया जा सकता है। संवर्धन मतलब इनका निर्माण करना, इनको बनाना। इनका गुणन अत्यंत तीव्रता से होता है, जैसे कुछ जीवाणुओं में कोशिकाएं 24 घंटे में 100 से अधिक बार विभाजित हो जाती हैं। 24 घंटे में 100 से अधिक बार, मतलब सोच लीजिए कि कितनी फास्ट इनका डिवीजन होता है। सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाएं उच्च श्रेणी के जीवों के ही समान होती, यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हायर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे मिलता जुलता मेटाबॉलिज्म इसमें भी पाया जाता है। इन विशेषताओं के कारण ही कार्यकी यानी फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स और जैन रासायनिकी यानी बायोकेमिस्ट्री क्रियाओं के अध्ययन के लिए अत्यंत इन्हें उपयोगी माना जाता है। यानी मेरे बच्चों अगर हम फिजियोलॉजिकल स्टडी करें, फिजियोलॉजी स्टडी करें, जेनेटिक्स के बेस पे स्टडी करें, बायोकेमिकल के बेस पे हम स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि आप जो है यहां पाएंगे कि सफल यहां आप तभी हो रहे हैं जब इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर ले रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, वह हमें लाभ भी पहुंचाते हैं, साथ ही साथ हानि भी पहुंचाते हैं। इन दोनों को यहां समझ करके चलना है। और हम आप बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट पे दिया है सूक्ष्म जीव संसार, माइक्रोबियल जो वर्ड है इसमें क्या दिया है कि आविष्कारक वास्तव में एंटोन वान लीवेनहॉक यानी एंटोनी वान जो लीवेनहॉक हैं वही क्या है, इस माइक्रोबियल वर्ड के जो है संस्थापक माने जाते हैं वास्तविक रूप से। वही दिया गया है लुई पाश्चर 1822 to 1895 ने प्रयोगों के द्वारा रासायनिक परिवर्तन या किरवंटेशन या कह दें फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। तो यहां देख लीजिए दो नाम बहुत फेमस है, एक है एंटोन वान या वैन लिखा जाता है, लीवेनहॉक एंटोन हॉन लीवेनहॉक, यही कह दें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फादर ऑफ हो जाते हैं, या कह दें माइक्रोबियल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखने वाले या देने वाले हो जाते हैं पहले स्टार्टिंग में। और वहीं हम बात करें रॉबर्ट कोच की या हम बात करें लुई पाश्चर की, तो पहले लुई पाश्चर देख लीजिए। लुई पाश्चर, लुई पाश्चर की हम बात करें तो इन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट किए हैं और 1880
22 to 18 आप देखेंगे 95 यहाँ तक की स्थिति में लुई पाश्चर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए हैं, जिसमें कि सबसे अच्छी बात जो उन्होंने समझाई है फर्मेंटेशन से रिलेटेड है, साथ ही साथ जो प्यूरिफिकेशन है उसकी भी बात इन्होंने ही समझाई कि कह रहे कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं किसी चीज़ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर सकते हैं, है ना। तो अब आगे बात करें अगर रॉबर्ट कोच की, तो जो रॉबर्ट कोच साहब हैं या इनको हम केवल जो है कोच कहते हैं, 1881 ये जो कोच साहब हैं ये क्या हैं, इन्होंने तपेदिक के जीवाणुओं को संवर्धन करके उसके बारे में बताया, यानी तपेदिक नामक जो बीमारी है उसके जो बैक्टीरिया हैं उनका जो है संवर्धन इन्होंने किया कि इन्होंने रॉबर्ट कोच साहब ने कब 1881 में। अब आगे हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में प्रतिजैविक पदार्थों यानी एंटीबायोटिक्स की जो खोज थी वह नील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इनसे इलाज संभव होने लगा। और इसको देने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वह एंटीबायोटिक जो वैक्समैन हैं उन्होंने यह शब्द दिया था। साथ ही साथ ये पदार्थ सूक्ष्मजीवों के प्राप्त ऐसे उपापचय होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में ही किसी अन्य सूक्ष्म जीवी पर हानिकारक या विरोधी प्रभाव डालते हैं, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसको पेनिसिलियम के रूप में सबसे पहले बनाया था। तो अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स शब्द की, तो एंटीबायोटिक्स जो शब्द हैं वह जो है देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन हैं, वास्कमैन, है ना। वास्कमैन होता है ये जो है, इन्होंने ये जो वास्कमैन नामक साइंटिस्ट है इन्होंने एंटीबायोटिक्स नामक जो टर्म है उसको दिया था। लेकिन हम पहले एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो जो फ्लेमिंग साहब हैं, अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग साहब हैं, इन्होंने 1929 में सबसे पहले पेनिसिलियम या पेनिसिलिन कह दें एंटीबायोटिक्स है उसकी खोज की थी। और इसकी जो खोज है मेरे बच्चों वह पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो फंजाई है उससे की थी। तो इसके आने से ही एंटीबायोटिक्स की जो स्टडी है वो बढ़ गई, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हानिकारक प्रभाव करते थे जीवों पर उनका इलाज भी आसानी से होना संभव हो गया। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वह एक तरह से नील का पत्थर क्यों साबित हुई, आप थोड़ा बहुत आइडिया यहां से लगा सकते हैं कि इनका इलाज है वह संभव होने लगा। अब हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो यहां दिया है सूक्ष्म जैविकी के अनुप्रयोग, यानी यहां क्या एप्लीकेशंस यूज किए गए हैं, क्या अनुप्रयोग किए गए हैं सूक्ष्म जैविकी के, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी क्या उपयोगिता रही है, ये चीज यहां स्पष्ट हो जाएगी। अब यहां ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्मजीवी व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मजीवों या सूक्ष्मजीवी व्युत्पन्न का मतलब होता है डेरिवेटिव का मतलब कि सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न किए गए किसी पदार्थ, ठीक। जैसे दूध को दही बनाने में या दही में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स के उत्पादन की बात हो या वहित मल सीवेज के उपचार की बात हो, बायोगैस के उत्पादन की बात करें, इन सब में हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सक्रियता देखी गई है। पृथ्वी पर अति आवश्यक
अक्रिय गैस जिसे आप नाइट्रोजन कहते हैं, इसके स्थिरीकरण यानी यौगिकीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं, यह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही सहायता से आप जानते हैं कि स्थिरीकरण किया जाता है। एनाबेना नॉस्टॉक इस तरह के जो बैक्टीरियाज हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन आदि हैं उनको जो है फिक्स करते हैं, जो गैसियस फॉर्म में एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उनको ठोस रूप में इस तरह से बदल देता है कि वह जो है शरीर के जो हिस्से हैं उसमें लाभदायक रूप से पहुंच सके। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि यहां समझ में आपके सामने आ रही हैं और आप इसको देख लीजिए। आगे दिया गया है जो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग है जैव नियंत्रण विधि द्वारा हानिप्रद कीड़ों को मारने के लिए भी किया जाने लगा। यानी ऐसे कीड़े जो कि हानि पहुंचाते हैं उनको अगर हम समाप्त करना चाहें, मारना चाहें, तो उसके लिए भी इनका उपयोग किया जाने लगा। आज के समय की मांग है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का ही प्रयोग किया जाए और मानव समाज के कल्याण में इन सूक्ष्म जीवों की जो है बहुत सी जो उपयोगिता है, बहुत भागीदारी है, उन्हीं को लेकर के यहां आपको नीचे कुछ बातें बताई भी गई। योगहर्ट या दही की हम बात करें तो दही जो होता है आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, लैक्टोबैसिलस बैसिलस वैलिगैरिकस, ये जो सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया के रूप में, इनकी सहायता से या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, इनकी सहायता से या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस या इस तरह के जो बैक्टीरियाज हैं, इनकी सहायता से आप देखते हैं दही का निर्माण होता है। वहीं पनीर की हम बात करें तो पनीर भी जो हम आप खाते हैं उसके राइपेनिंग के लिए भी बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिस बैक्टीरिया है वह जिम्मेदार होता है पनीर के निर्माण के लिए। वहीं दूसरा है लैक्टोबैसिलस सिटरोवोरम, यह जिम्मेदार होता है। मक्खन की हम बात करें तो वह स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस है यह उसके लिए भी जिम्मेदार है मक्खन बनाने के लिए। मट्ठा या छाछ की बात करें तो इसमें भी लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोमोरियस, ये जो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि पाए जा रहे हैं और इनका देखिए मानव जीवन के जो उपयोगी पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग होते हैं, दवा के रूप में भी उपयोग होते हैं, उनके निर्माण में इनकी सहभागिता आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग बात करें कि जीव और मानव जो स्वास्थ्य है उनका आपस में क्या रिलेशन है, मानव स्वास्थ्य को ये कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, मनुष्य का स्वास्थ्य भी आप देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत प्रभावित होता है ना। तमाम बीमारियां बैक्टीरिया आदि से होती हैं, वायरसेस आदि से होती हैं। देखिए दिया है जीवाणु और मानव स्वास्थ्य। जीवाणु के कुछ जातियों के संवर्धन से विटामिन आदि भी प्राप्त होता है, जैसे एस्केरेसिया कोलाई, जिसको आप ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, मनुष्य के आंत में रहता है और सहजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में रहता है। यह विटामिन बी, यानी यहां विटामिन बी जो है उसको बनाने का काम करता है। यह एंजाइम भी उत्पन्न करता है। तो अब आप देखिए विटामिन के साथ यहां बात की जा रही है कि यह एंजाइम का भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन आपके बॉडी में विटामिन बी बनाने की भी बात अगर आए तो विटामिन बी जो है आप देख रहे हैं कि एस्केरेसिया कोलाई जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है वह बनाता है। आगे दिया है मुखगुआ हुआ, श्वसन नाल हुआ, आंत हुआ में रहने वाले जो जीवाणु हैं, रोगजनक जीवाणु हैं इत्यादि, इनको जो है नष्ट कर देते हैं। वहीं देखिए जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक पदार्थ यानी एंटीबायोटिक्स नेचर पाया जाता है जो अदर जीवों को समाप्त करने में हेल्प करते हैं और यह जो है एक तरह से प्रतिरक्षा प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन है, यह एक एंटीबायोटिक्स है।
जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस से ऑब्टेन हो रही है, वहीं टेरामाइसिन है या ऑक्सीटोटेरामाइसिन है जो कि स्ट्रेप्टोकाकस राइमोसम इनसे मिलता है, वहीं टेट्रासाइक्लिक स्ट्रेप्टोकाकस आरियोफोलियंस इनसे होता है, वहीं नियोमाइसिन जो स्ट्रेप्टोकाकस फ्रैंडी है उनसे होता है। तो इस तरह से ये जो हैं ये दिया गया है, क्या एंटीबायोटिक्स का नाम दिया गया है और किससे प्राप्त होता है, किस सूक्ष्म जीव से, इधर उसका नाम बताया गया है। तो आप देखेंगे कि इनका उपयोग हम एक तरह से ह्यूमन बॉडी में ट्रीटमेंट करने के लिए तमाम बीमारियों का उपयोग करते हैं। यह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जैसा कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कवक और उससे रिलेटेड जो मानव जीव है, कवक और मानव कल्याण में जो उनकी उपयोगिता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मानव जो है उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है फंजाई या कहते हैं कवक। देखिए, अगर हम भोज्य पदार्थों की बात करें तो अनेक ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि कवक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे जिसमें कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होती है और विटामिन भी होता है। जैसे मशरूम, एगरिकस बायोस्पोरस जो स्पीसीज होती है उसको आप लोग मशरूम के रूप में यूज करते हैं या वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, और आपने अवश्य खाई होगी क्योंकि अब मशरूम की जो खेती है बड़े पैमाने पे जगह जगह होने लगी है और पर्याप्त मात्रा में हर जगह लगभग उपलब्ध हो जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यह तो एक फंजाई है लेकिन हम वेजिटेबल रूप में यूज कर रहे हैं, और इसमें जो है पर्याप्त मात्रा पाई जाती है किसकी, प्रोटीन और कुछ विटामिन की। आगे बात करें, दिया है गुच्छी या मार्केला जिसे कहते हैं, ये हुआ खमीर हुआ, ये अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थ को सुधारने, उनमें विटामिन इत्यादि की मात्रा बढ़ाने आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं औषधि निर्माण की हम बात करें तो कुछ ऐसे कवक हैं जो कि औषधि बनाने में भी काम आते हैं, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलियम की जो जाति हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, पी सेर्मोगेनम, वहीं पॉलीफेरस, एस्परजिलस पॉलीफेरेंस आदि। तो ये आपका है एंटीबायोटिक्स, और उसको बनाने के लिए यह है क्या, आपके कवक या कहते फंजाई, जिससे कि यह ऑब्टेन किया जाता है। और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन, वह आप जान ही रहे हैं कि फ्लेमिंग साहब ने इन्हीं कवकों से बनाया था। आगे बात करें, उद्योग में कवक कैसे हैं भाई। उद्योगों में कवकों से अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्सैलिक, लैक्टिक, साइट्रिक, एल्कोहल, वीकर एंजाइम, विटामिन आदि का क्या होता है, निर्माण होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण भी है ये शरीर के लिए। आप जानते हैं पौधों की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन्स, जिब्रेला फ्यूजिकोराई का उपयोग सिद्ध किया गया है। यानी जिब्रेलिन्स नामक जो प्लांट में पाया जाने वाला हार्मोन्स है, आर्टिफिशियली जो जिब्रेलिन्स के लिए जिब्रेला फ्यूजिकोराई है वह जिम्मेदार होता है, या कह दें उससे ऑब्टेन किया जाता है, तो वह वहां से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख लीजिए। वहीं बेकिंग की बात करें, बेकरी उद्योग, तो ईस्ट एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बेकरी उद्योग के लिए। अनेक प्रकार के विकर हुआ, एंजाइम, विटामिन हुआ, औद्योगिक निर्माण में ईस्ट हुआ, एस्परजिलस हुआ, राइजोपस हुआ, पेनिसिलिन हुआ आदि कवकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वहीं कवक जो होता है आइडियम लैक्टिस, प्लास्टिक उद्योग में भी काम आता है। तो याद रखिएगा ओडियम लैटिस, ये जो है प्लास्टिक उद्योग में काम आता है। वहीं बात करें मृदा या मिट्टी की,
जो उर्वरता है उसको बढ़ाने में। तो कवक जो जीवाणु होते हैं वो हर तरह से प्राकृतिक अपमार्जक होते हैं और डिकम्पोजर कहते हैं, अपघटक होते हैं, कार्य करते हैं और इस प्रकार की भूमि की जो उर्वरता है बढ़ाते हैं और ह्यूमस की मात्रा बना करके सहयोग करते हैं। तो आप जानते होंगे ह्यूमस की जो मात्रा होती है वह सड़े गले पदार्थों से ही बनती है और बहुत ही न्यूट्रिएटिव होती है प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए क्योंकि बहुत न्यूट्रिएटिव होती है तो उसकी पर्याप्त मात्रा इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोजर्स की सहायता से मिलती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है। अब जिन चीज़ों को पौधों के पदार्थ हों, सड़े गले या कोई फीकल मैटर हो किसी ऑर्गेनिज्म का, जिस चीज़ को भी सड़ाते हों वह सड़ा करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स छोटे छोटे माइक्रो पार्ट में, माइक्रो पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं जो कि न्यूट्रिशंस के रूप में प्लांट्स के काम आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे मेरे बच्चों कि जो इसमें मैक्सिमम चीज़ें थी चैप्टर से रिलेटेड, उसमें आपने देखा कि क्या लाभ आपको दे रहा है। तो जो यहाँ सूक्ष्म जीवों का संसार है, वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो वर्ड है वह आपको अनेक प्रकार से लाभ और हानि दोनों देता है। क्योंकि कैसे हमें लाभ पहुंचा रहा है एक शॉर्ट समरी आपके सामने प्रस्तुत की गई। और इस आपको यह भी बता दें कि इनसे रिलेटेड बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो बैक्टीरिया के रूप में, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो फंजाई के रूप में, चाहे अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको आप अच्छे से तैयार करके रखिएगा। जैसा कि एक रोल डिकम्पोजर्स का आया, डिकम्पोजर्स में आपने देखा कि डिकम्पोज करने की जो बात है वह भी कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करती है। सोच लीजिए एक मिनट के लिए कि अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो क्या होगा। एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि अगर जो है डिकम्पोजर्स पूरे गायब हो जाए अर्थ से तो पृथ्वी पर क्या समस्या पैदा हो जाएगी। तो आप मेरे बच्चों समझ सकते हैं कि डिकम्पोजर्स ना होंगे तो कोई भी चीज़ को सड़ाना गलाना आसान नहीं होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तोड़ते हैं, उनको सड़ाते हैं, और जब ऐसा वह नहीं कर पाएंगे तो जो सूक्ष्म जीव हैं वह अनुपस्थिति में, कह दिया वो सड़ा नहीं पाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा, जो दूसरे रॉ मटेरियल होंगे, सड़े गले पदार्थ होंगे, वो बड़ी मात्रा में कूड़े के रूप में आपके यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और वह जो है कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएंगे एनवायरमेंट को और ढेर सारा हर जगह कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देगा। देखिए वही प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से कितनी बड़ी समस्या के रूप में हर जगह दिखाई देनी शुरू कर दी रही है। ये आप देखेंगे हर जगह दिखाई दे रही है प्लास्टिक। आप किसी गली किसी चौराहे पे कहीं भी जाएं आपको रैपर जो होता है प्लास्टिक का वो आपको मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से भविष्य में बड़ी समस्या के रूप में अगर ऐसी कंडीशन होती तो यहाँ से मिल सकता था। तो इस तरह से मेरे बच्चों अब चाहें तो हम आप रिसर्च के बेस पे फ्यूचर में ऐसी प्लान करके एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में आप में से निकल करके बच्चे इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे पॉलीथीन को बायोडिग्रेडेबल बनाया जाए, क्योंकि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत शक्तिशाली है मेरे बच्चों। और अगर इसकी शक्ति समझ ली जाए तो यह जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि असंभव जैसी लगती है और उसको भी असंभव बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जो आवश्यक चीज़ें थी इस चैप्टर में हमने सबमिट किया क्वेश्चंस के साथ। फिर हम आपको नेक्स्ट मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पोर्शन में, अगले स्लाइड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।